नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट। विटोल एविएशन ने दोस्तों एक नया एक्स विंग लॉइटरिंग म्यूनिशन का प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है। वजन इसका 7 किलोग्राम है। इंड्योरेंस टाइम यानी कि सहन शक्ति इसकी 20 मिनट की है और ये 2 किलोग्राम का वॉरहेड ऑब्लिक पेलोड ले जा सकता है। इसकी सटीकता 1 मीटर CEP है। स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड और इसे हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इसका जो गाइडेंस है वो GPS एंड EO है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया जिसका नाम चोल रखा गया है, जो कि प्राचीन भारत के चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री राज्य के प्रति भारत की श्रद्धा का प्रतीक है। साथ ही रक्षा मंत्री जी ने नौसेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि नौसेना ने विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई है जो कि दुनिया की समुद्री शक्तियों के बीच भारत की प्रतिष्ठा के अनुरूप है। यही नहीं, उन्होंने चोल भवन को नौसेना की आकांक्षाओं और भारत की समुद्री उत्कृष्टता की विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि अब भारत जमीन के साथ साथ समुद्री चुनौतियों से भी निपट रहा है और नौसेना की तत्परता के कारण भारत तटीय देशों को पूर्ण सहायता प्रदान करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अपनी सेना को अत्याधुनिक बना रहा है जिसके लिए कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने T-72 जो बेड़े हैं उन्हें अपग्रेड करने का बड़ा फैसला भी लिया है, जो कि साथ के साथ अपग्रेड भी हो रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा 2300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और T-70 टैंकों में जो वर्तमान में 780 हॉर्स पावर का इंजन है उसे 1000 हॉर्स पावर के इंजन से बदला जाएगा। ये जो अपग्रेड है उसका मेन सेंटर जो है वो है इंजन, यानी कि जो नया इंजन है। बाकी इस टैंक में थोड़े बहुत बदलाव और किए जाएंगे और इन टैंक्स में जो कूलिंग और इनटेक जैसी प्रणालियां हैं उन्हें भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। बाकी सारी चीजें इसमें ऑलरेडी वैसी ही रहेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, शुरुआत में 800 नए इंजन स्थानीय स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। इसके अलावा T-72 में थर्मल साइट्स भी लगेंगी, वो भी इम्प्रूव्ड नाइट विजन के लिए। साथ ही फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी इसमें लगेगा जो कि इस टैंक की जो सर्वाइबिलिटी है उसे बढ़ाएगा। T-72 जिसे कि अजय टैंक के नाम से जाना जाता है, इसके अपग्रेडेशन को लेकर मैंने एक वीडियो हाल ही में बनाया था। कमांडर थर्मल इमेजर है सर। ये कैसे काम करता है? ये थर्मल इमेज पे काम करता है जो T-72 के लिए है, कमांडर ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसका रेंज जो डिटेक्शन है वो 6 किलोमीटर है, रिकग्नाइजेशन 3 किलोमीटर है और आइडेंटिफिकेशन 2 किलोमीटर तक। जो हमारा कमांडर होगा T-72 टैंक का, वो आराम से इनके दुश्मन का पता लगा सकता है इससे। मैकेनिज्म थर्मल मैकेनिज्म में किस तरीके से मतलब काम करता है? थर्मल मैकेनिज्म में ये जो है ये 0.005 केल्विन तक के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे डिटेक्ट कर सकता है। जो दो टेम्परेचर को के डिफरेंस से जो एक इमेज बनती है वो इमेज ये बनाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना टेम्परेचर है, हर वस्तु का। वो इनके जो टेम्परेचर डिफरेंस को वो करके वो इमेज बनाएगा। इससे आप दुश्मन आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा जो भारतीय सेना का दूसरा फ्रंट लाइन टैंक है T-90, वो भी पीछे नहीं है। इन टैंकों में भी कई तरीके के अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें कि ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर्स और कमांडर थर्मल इमेजर्स। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, खुद रशिया भी T-90 टैंकों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करेगा यूक्रेन वॉर में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो उनका T-14 आर्माता टैंक है वो इतना प्रभावी नहीं है और वो काफी महंगा भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इंडियन डिफेंस पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स के साथ एक बड़ा सौदा करने वाला है जो कि करीबन 70,000 करोड़ रुपए का है। यह सौदा दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए जो 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, यानी कि उनका उत्पादन किया जाना है, उनको लेकर है, जिसके तहत ये जो डिफेंस पब्लिक एंड प्राइवेट फर्म्स हैं वो इनके सिस्टम्स और पार्ट्स और सब सिस्टम्स को तैयार करेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो सौदा है वो भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। इस समझौते से दोस्तों नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, वेम टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टूब्रो और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। ये कंपनियां तेजस फाइटर जेट के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण एरोस्ट्रक्चर आपूर्ति के लिए जानी जाती है। 70,000 करोड़ रुपए का जो संभावित सौदा है, जैसे कि मैंने बताया कि 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के अतिरिक्त ऑर्डर के संबंध में है, जिसके लिए हाल ही में HAL और भारतीय वायुसेना के बीच बातचीत भी चल रही है। और ये जो अतिरिक्त ऑर्डर भारतीय वायुसेना देगी उससे भारतीय वायुसेना की जो फ्लीट है उसका विस्तार भी होगा, यानी कि हमारी स्क्वाड्रन्स जो कम हो रही है वो बढ़ेंगी भी। इसके अलावा दोस्तों ये जो
पार्ट्स और सबसिस्टम्स हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बनाएंगी भारत की, उससे कई फायदे भारत को होंगे। एक तो विदेशी आपूर्तिकर्ता पर हमारी निर्भरता कम होगी, भारत के अंदर एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस जो इकोसिस्टम है वो बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय रक्षा क्षेत्र में दक्षता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और तकनीकी प्रगति भी बढ़ेगी। यहाँ पर दोस्तों बात तो सब कुछ सही चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो जीई है जिसकी तरफ से हमें इंजन मिलने हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर साल करीबन 20 इंजन डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन एचएएल जोर दे रहा है जीई के ऊपर कि कम से कम 30 इंजन हमें साल भर के चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किसी भी फाइटर जेट के लिए इंजन कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भारत को प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स के साथ अधिक से अधिक कोलैबोरेशन करके इंजन निर्माण के लिए भी एक समझौता करना चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं वो खुद से फाइटर जेट इंजन को विकसित कर सके, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा R&D बहुत कुछ चाहिए, जिसके लिए भारत को इनके लिए और सुविधा मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सब कुछ ट्रैक पे आ सकता है, लेकिन इंजन अगर आपके पास नहीं है तो सारी की सारी चीज़ें जो आपने तैयार कर रखी हैं वो एक वक्त के लिए रुक सकती हैं इंजन डिलीवरी की वजह से। फिलहाल मेरी इन बातों से आप कितना सहमत है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो कि हाल ही में कई बार चर्चाओं में आ चुकी है, उनको एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 6000 करोड़ रुपए का, वो भी किसी यूरोपियन कंट्री से। ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट आई है सामने, जिसपे ये कहा गया है कि राज्य के स्वामित्व वाली म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो कि भारत में बम और विस्फोटक को बनाती है, उन्हें विदेशी ग्राहकों से एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और इस ऑर्डर को अगले 3 सालों में पूरा किया जाना है। हालांकि कंपनी ने नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा एक्सपोर्ट अभी फिलहाल जो हो रहा है वो उनमें संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल है। लेकिन यूरोपीय बाजार में जो ये नया ऑर्डर मिला है वो इशारा किस तरफ करता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर वैसे ज़रूर बताइएगा। इससे साफ तौर पर एक चीज़ और पता चलती है कि जो भारत का एमुनिशन है उसकी सटीकता, उसकी विश्वसनीयता कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। और यूक्रेन वॉर में दोस्तों खास करके जब भारत निर्मित गोला बारूद पाए गए थे, देखे गए थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये बात जा रही थी कि क्वालिटी भारत की अप टू द मार्क है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एचएएल ने हाल ही में मैरीटाइम डिफेंस क्षमता को लेकर बात की है, जो कि फिलीपींस की एयरफोर्स के लिए है, जिसके तहत तेजस मार्क 1A का कस्टमाइज वर्जन को लेकर बातचीत हुई है। कुछ खबरें बता रही हैं कि तेजस फाइटर जेट में कुछ मीडियम रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल, ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और उत्तम आईसा रडार का जो एनहांसमेंट है वो किया जाएगा, जो कि फिलीपींस की वायुसेना की डिटेक्शन और ट्रैकिंग बढ़ाएंगे सी बेस टारगेट के खिलाफ। यानी कि इशारा कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी डील की तरफ जा रहा है, जो कि फिलीपींस के साथ हो सकती है। इसीलिए जो बैठक हुई है फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एचएएल के बीच, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कल्याणी ग्रुप दोस्तों भारतीय सेना के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में अपना इंटरेस्ट व्यक्त कर रहा है और कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि वो पहले से ही कुछ क्रूशल टैंक कंपोनेंट्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं और उसमें उन्होंने महारत भी हासिल कर ली है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स के लिए बैरल्स का निर्माण, रोड व्हील एंड ट्रैक्स, क्रैंक शाफ्ट फॉर इंजन पावर ट्रांसमिशन और इंजन परफॉर्मेंस के लिए टर्बोचार्जर्स का निर्माण करना। कल्याणी ग्रुप का यह भी कहना है कि वो FRCV प्रोग्राम में हल और टरट डेवलपमेंट पर भी काम करना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि टाटा एडवांस सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, जिसमें कि आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल और प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को लॉन्च करने के लिए, जिसमें कि जो LAMV है वो वर्सटाइल वाहन माना जाएगा जो अलग अलग तरीके के काम कर सकता है और ये 10,200 किलोग्राम के अधिकतम ग्रॉस वेट को कैरी करने में सक्षम है। इसकी जो बैलिस्टिक सुरक्षा है वो स्टैंक 4569 लेवल 2 तक है। इस वेरिएंट का इस्तेमाल रिकॉनेसेंस, डबल कैप संरक्षित उपयोगिता वाहन, स्वाट टीम और टेक्टिकल ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस कैमरा है और इस वाहन का रोबस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि बैलिस्टिक थ्रेट्स और एक्सप्लोजिव से बचाता है। साथ ही ये स्मोक लॉन्चर्स को भी लॉन्च कर सकता है। वहीं जो प्रोटेक्टिव मोबिलिटी व्हीकल है इसकी बैलिस्टिक सुरक्षा टैंक 4569 लेवल 2 तक है। ये 50 किलो तक के TNT को भी झेल सकता है और इसे सिक्योरिटी, रियॉट कंट्रोल, स्पेशल टास्क टीम, टैक्टिकल, कमांड वेरिएंट और एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि T-14 अरमाता टैंक काफी महंगा है,
इसीलिए रशिया की सेना इनका इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में नहीं करेगी। जैसे कि मैंने भी आपको शुरुआत में बताया भी था, रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सेना T-90 टैंक्स को अधिक संख्या में शामिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि T-14 अमाटा टैंक जो है उसे हटा दिया जाएगा, बल्कि वो रशियन आर्मी का आर्सेनल बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब JF-17 के अगले वर्जन पर काम कर रही है, जिसका नाम JF-17 PFX वेरिएंट होगा, जिसका पूरा नाम पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंट है। हालांकि क्या क्या अपग्रेड करेगा वो सिर्फ चाइना जानता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना और मालदीव के बीच में बड़े समझौते हुए, जिसमें कि मुफ्त में सेना सहायता देने के लिए तैयार हो चुका है चाइना। बात साफ है कि ये दोनों ही देश भारत के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए एकजुट हो चुके हैं, जिससे कि चाइना के युद्धपोत आसानी से यहाँ पर डॉक करेंगे और भारत की जासूसी करेंगे। और ये नहीं, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो अब अपनी जो जलीय सीमा है उसमें 24 घंटे निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम लगाने का ऐलान कर चुके हैं। और ये जो सर्विलांस सिस्टम्स हैं वो चाइना के हो सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है भारत की जासूसी होना तय है। और हाल ही में एक बड़ी डील मालदीव ने तुर्की के साथ करी है, जिसके लिए वो अत्याधुनिक ड्रोन टर्की से खरीद रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने चाइना को एक बड़ी मात दी है लिथियम की रेस में। अर्जेंटीना के साथ इसे लेकर एक बड़ी डील की जा चुकी है और अब भारत और अर्जेंटीना दोनों ही मिलकर लिथियम की खोज करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अर्जेंटीना में कैटामार्क प्रांत है, जहां लिथियम बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है और आप सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाएगा और ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा। भारत की तरफ से भी ये घोषणा की जा चुकी है कि हमने एक बड़ी साझेदारी अर्जेंटीना के साथ की है। दरअसल इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो KBIL यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि करीबन 200 करोड़ रुपए के आसपास होगा। आपको बता दें कि भारत लिथियम के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो अर्जेंटीना है वो लिथियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात तो ये है, इसके पास दुनिया भर का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और चिली से पीछे है। ऐसे में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, जिसके लिए भारत को भारी मात्रा में लिथियम की जरूरत है। इसके अलावा अर्जेंटीना तांबे और सोने के संभावित जो खनन सौदे हैं उनको लेकर भी भारतीय कंपनियों से बातचीत कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना ने अपना डिफेंस बजट 7.2% तक बढ़ा दिया है, जो कि अब करीबन 230 अरब डॉलर तक हो गया है। वहीं भारत का केवल 75 अरब डॉलर का रक्षा बजट है, जो कि चाइना से 3 गुना कम है। चाइना की तरफ से बजट ऐसे वक्त पर बढ़ाया गया है जब चाइना की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है। इसके अलावा चीन ने ताइवान को लेकर भी एक बड़ा संदेश दुनिया को दे दिया है। वहीं दोस्तों, ताइवान ने भी चाइना के इस भारी भरकम बजट के बावजूद भी कठोर भाषा में इसका जवाब दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और ग्रीस दोस्तों एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे तुर्की की टेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, अब एक त्रिपक्षीय गुट बना है, जिसमें कि दोस्तों ग्रीस, अर्मीनिया, साइप्रस भी है। यानी कि दोस्तों तुर्की को उसी के घर में घेरने की एक बड़ी रणनीति ग्रीस के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ग्रीस दोस्तों भारत के साथ डिफेंस समझौतों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, ग्रीस के रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया के बीच एक सफल त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को स्थापित कर दिया है। साथ ही जिसमें यह कहा गया है कि इसमें भारत और फ्रांस भी जुड़ेगा। ये एक अन्य त्रिपक्षीय या फिर एक क्वाड बन सकता है। और आप सब जानते हैं कि अर्मीनिया और ग्रीस दोनों एक दूसरे के अच्छे सपोर्टर माने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो त्रिपक्षीय और जो चतुर्भुज संबंध बनाने की बात की जा रही है ग्रीस के द्वारा, ये वाकई में दोस्तों तुर्की और अजरबैजान के लिए बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच संबंध अक्सर खराब रहते हैं और भूमध्य सागर में जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर तुर्की की नज़र है। कई बार वो अपने फाइटर जेट्स तुर्की वहाँ पर भेजता है। ऐसे में राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए एक बड़ा समझौता ग्रीस फ्रांस के साथ कर चुका है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।